सवाल ये है कि कोरोना महामारी से आप जूझ रहे हैं झारखंड में, और शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो झारखंड सरकार का परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है देश के बाकी राज्यों की तुलना में। तो बावजूद इसके क्या केंद्र सरकार से आपको जो आपको उम्मीद है, जो आपको अपेक्षा है, उतना सहयोग और समर्थन मिल रहा है इस महामारी से लड़ने में? देखिए, ऐसा है कि सहयोग की जहाँ तक बात है, वो तो हम लोग लगातार भारत सरकार के संपर्क में हैं, और जो डिमांड है वो भी हम लोग, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स की बात हो, चाहे खाद्य सामग्री को लेकर के बात हो, वो सारी चीज़ों पर, और जो भी जिस तरीके से हमें समय समय पर चीज़ें उपलब्ध हो रही है, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और जहाँ तक अभी हालात जिस तरीके से धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे स्थिति में हमें बहुत सारे और आवश्यकताएं पड़ेंगी। लेकिन अब जिस तरीके से भारत सरकार ने कई चीज़ों को, जो हर चीज़ पहले भारत सरकार के माध्यम से ही हमें उपलब्ध होता था, चाहे वो टेस्ट किट हो, चाहे लेबोरेटरीज में परमिशन की बात हो, चाहे और अन्य किट्स हों, अन्य सामग्री हो, लेकिन अब स्थिति ये है कि थोड़ी सी लिबर्टी मिली है कि हम लोग अब ओपन मार्केट से भी राज्य सरकारें परचेज कर रही हैं। ऐसे स्थिति में हम लोग अपने स्तर से भी अपनी तैयारी अब शुरू कर चुके हैं। झारखंड, हाँ, लेकिन कुछ कुछ डिमांड है ज़रूर, वो पूरा नहीं हुआ है अभी तक, वो हमारी मांग अभी भी है। क्या उसको थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे कि किस तरह की डिमांड है जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है आपकी? देखिए, अभी जैसे कि हम लोगों ने कहा है कि यहाँ मनरेगा का वेजेस जो हमें मिलता है, अभी भारत सरकार ने उसको बढ़ाने कुछ रुपया उसमें ऐड ऑन किया है। उसके ऐड ऑन करने के बाद भी हम 200 रुपये क्रॉस नहीं कर रहे हैं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन वेजेस का मनरेगा में। और बड़ा आश्चर्य होगा आपको ये सुनकर कि आज जो राज्य सबसे पिछड़े हैं, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सब जगह पर मनरेगा के वेजेस सबसे कम हैं। और जहाँ सबसे डेवलप स्टेट हैं, अधिक जो संसाधन से लैस हैं, उन सब राज्यों में मनरेगा के वेजेस अधिक हैं। 300 350 तक का वेजेस है लोगों को प्रतिदिन। और आज के इस संक्रमण में, आज इस स्थिति पर हमारा मांग था कि हमारे वेजेस को भी बढ़ाया जाए, 300 रुपये किया जाए, लेकिन अभी तक उसका कोई भी हमें ये नई आदेश निर्गत हुआ है। और इसके अलावा जो भारत सरकार ने मुफ्त अनाज देने का घोषणा किया है, वो इस तरीके से घोषणा हुआ है कि जो लोगों को पहले पीडीएस के माध्यम से अनाज मिल रहा था, उन्हीं को मुफ्त अनाज मिलेगा, जबकि जो कार्ड धारक नहीं हैं उनको भी अनाज देने की कुछ सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए भारत सरकार की तरफ से, या जो अप्लाइड हैं। और हमारे यहाँ तो है कि हमारा अभी भी कार्ड जो बने हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से बने हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का है भी ये हर साल बनना भी चाहिए था। जो भी हो, पूर्व में कैसे नहीं बना ये तो हम नहीं अभी इस पर चर्चा कर पाएंगे, लेकिन अभी का संक्रमण में ये अनाज वितरण मुझे लगता है कि एक यूनिवर्सल होना चाहिए था, जिसके लिए हमें केंद्र की आवश्यकता अधिक पड़ेगी। हेमंत जी, ये जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, ये लगभग सभी राज्यों की तरफ से इस तरह की प्रॉब्लम बताई जा रही है केंद्र सरकार को कि जो पीडीएस सिस्टम है हमारे देश का, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसमें पहले से ही ढेर सारी खामियां रही हैं। और जो कार्ड बने हैं, चाहे वो बीपीएल कार्ड हो, अंत्योदय कार्ड हो, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग उससे वंचित रह गए हैं, उससे छूट गए हैं। तो इस महामारी के दौर में एक लचीला रुख अख्तियार करके केंद्र सरकार को सभी लोगों को राशन और जो आवश्यक वस्तुएं हैं मुहैया करानी चाहिए, चाहे वो कार्ड धारक हों या कार्ड धारक न हो।
लेकिन आप जैसा कि बता रहे हैं कि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से जमीनी स्तर पर कोई आदेश नहीं आया है, जिसके चलते कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए या और किसी एजेंसी के जरिए झारखंड में जो नीडी लोग हैं उनको इस तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है, जो आपने वेजेज की बात की, तो कि इसकी क्राइटेरिया क्या होती है, इसके निर्धारण के समय क्या देखा जाता है कि जो विकसित राज्य हैं उनमें ज़्यादा मजदूरी है। ये तो नीति बना, हाँ जी, इसमें तो कैसे नीति निर्धारण करने वाले लोग ही ये बता पाएंगे। ये भारत सरकार से ही ये निर्णय होता है कि पिछड़ा राज्य को सबसे कम वेजेज और अगड़ा राज्य को सबसे अधिक वेजेज। आज आप देखिएगा, हरियाणा का उठा के देखिए, केरल का उठा के देखिए, गोवा का उठा के देखिए, तो पता चलेगा किसी को 280, किसी को 320, तो किसी को 300, इस तरीके से हैं। और आज हमारे बढ़े हुए जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया है कि मनरेगा के वेजेस बढ़ाए जा रहे हैं, उसके बढ़ोतरी के बाद हम आज 192-93 रुपये पर आते हैं, 200 रुपये भी क्रॉस नहीं कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो प्रवासी मजदूर हैं जो यहाँ से बड़े पैमाने पर, यही वजह है कि मनरेगा में जो बहुत पोटेंशियल था गरीबों के लिए, एक बहुत बड़ी एक लाइफलाइन बन सकती थी, आज इसको छोड़कर लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं हमारे राज्यों से। और यही वजह है कि आज इस कोरोना के प्रभाव से लगभग हमारे 7 से 8 लाख मजदूर विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं। और ये आज चिंता का विषय भी होगा कि कल जो लोग 1000 रुपये प्रतिदिन कमाते थे, उनको अगर आज हम 200 रुपये प्रतिदिन कमाने के रोज़गार उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से उसके मानसिकता में, उसके सोच में काफ़ी बदलाव होगा। और जिस तरीके से हम यहाँ कई समस्याओं से प्रभावित हैं, यहाँ नक्सल से भी हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, और भी छोटे मोटे स्प्लेंटर ग्रुप्स हैं जो ये काम में लगे रहते हैं, लोग निश्चित रूप से भटकाव कहीं और जा सकता है, इसमें कोई ये तो चीज़ें समझी जा सकती है। हेमंत जी, बहुत बड़ा आपने एक और सवाल उठाया है, क्योंकि नक्सल प्रभावित जो राज्य हैं, जो क्षेत्र हैं, उसमें जितनी भी जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आती रही है समय समय पर, उसमें सबसे बड़ा कारण यही बताया जाता रहा है कि उन क्षेत्रों में बेरोजगारी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, वहाँ रोजगार के अवसर नहीं है, इसलिए उन क्षेत्रों के नौजवान। आप मिश्रा जी, सॉरी काट के मैं आपको पूछ रहा हूँ, आज नक्सलिज्म का मुख्य वजह क्या है? हाँ, मैं वही बात बता रहा था, वही मैं कह रहा था, आपने जो मुद्दा उठाया मैं उसी बात को बता। बिल्कुल 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 कि अभी तक जितनी जांच रिपोर्ट आई है नक्सलवाद के बढ़ने के कारण का या नक्सली वारदातों में बढ़ोतरी का, उसका एक सबसे मूल में यही बताया गया है कि गरीबी है, बेरोजगारी है, रोजगार के अवसर नहीं है, इसलिए उस क्षेत्र के नौजवान हथियार उठाने के लिए विवश हैं। तो जब ये बात सबको पता है और इस बात पर अलग अलग समय पर केंद्रीय जांच एजेंसियों ने अपनी सैकड़ों रिपोर्ट दे रखी है, राज्य सरकारों को भी और केंद्र सरकारों को भी, तो इन सारी सच्चाई को जानते हुए भी झारखंड जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र में मजदूरी की दर इतना कम करना, इसके पीछे आप क्या मानते हैं? क्योंकि दोनों जगह अभी कुछ दिन पहले तक एक ही पार्टी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, और दावा ये किया जा रहा था कि जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार है वहाँ विकास तेजी से होगा, वहाँ के लोगों की समस्याओं का निपटारा तेजी से होगा। तो बावजूद इसके, जबकि दोनों जगह डबल इंजन की सरकार थी, झारखंड में भी और दिल्ली में भी, क्या वजह रही कि झारखंड की अनदेखी होती रही, झारखंड की उपेक्षा होती रही और नक्सलवाद जैसे प्रभावित राज्य में इस तरह की, हम कह सकते हैं कि संवेदनहीनता देखने को मिल रही है? देखिए, अब तो ये भारत सरकार ही बता पाएगी, क्योंकि इसका पूरा का पूरा ये भारत सरकार से ही गाइड होती है ये प्रोजेक्ट। और आज ये चिंता का विषय है, और यही वजह से मैं ये सवाल उठा भी रहा हूँ कि आज हमें इस तरीके से ना देखा जाए
कि आज हम कमज़ोर या पिछड़ा राज्य हैं। ये पिछड़ेपन में तो ये देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से आता है। मुझे नहीं लगता है कि पिछड़ेपन में हमारे राज्य से कोई और दूसरा पीछे हो। लेकिन आज ऐसे जहाँ पर आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक लोग सबसे अधिक यहाँ जो गुजर बसर करते हैं, और इनका आज के दिन में समाज में या इतिहास के पन्नों पे आप देखेंगे कि इन वर्गों के साथ हमेशा इस तरीके से अन्याय होता रहा है। आज हम इसीलिए चाहते हैं कि एक समान नज़रिए के साथ लोगों को देखा जाए। अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो लोग प्रवास क्यों करेंगे, क्यों दूसरे राज्यों में जाएंगे जब अपने राज्य में ही रोजगार अगर उनको उपलब्ध हो। आज सरकार इस विषय पर, हमारी सरकार इस विषय पर भी वर्क कर रही है कि आने वाला समय में जो संक्रमण आज फैला है, जिस संक्रमण से मुझे पता चला है कि आज हमारे एक दूसरे राज्य में एक मजदूर की जान भी चली गई है, जो मुझे बहुत खेद है। हम लोग अब इस प्रक्रिया में हैं कि आने वाला समय में रोजगार सृजन को लेकर के मैं लगातार अपने ऑफिस में कर्मचारियों के साथ बात कर रहा हूँ। हालांकि अभी लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन में बहुत सारे ऑफिसेस नहीं चल रहे हैं या नए बंद हैं। बहुत सारे मंत्री, मुख्यमंत्री घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं लगातार ऑफिस आ रहा हूँ। लगभग मैं रोज़ाना के लगभग मैं ऑफिस आता हूँ, और मैं इस चिंतन में हूँ कि अभी तो जो संक्रमण है इसके ये तो हमारे सामने आके खड़ा है, लेकिन जो आने वाला समय में संक्रमण आने वाला है, बेरोजगारी की आएगी, भूखमरी की आएगी, और कई तरीके की समस्या आएगी, आर्थिक समस्याएं आएंगी। तो इससे निजात कैसे पाएंगे, इस पर मैं लगातार पदाधिकारियों के साथ इसकी कार्यक्रम रूपरेखा बनाने की तैयारी कर रहा हूं। और उम्मीद है मिश्रा जी, अगर हमारी ये संक्रमण से बाहर आए और जिस योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाला समय में इस राज्य से एक भी मजदूर पलायन ना करे, ऐसी कार्य योजना हम बनाने की कोशिश पर। हेमंत जी, बहुत ही आपका स्वागत योग्य इस तरह का प्रयास है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कोरोना महामारी से तो आने वाले टाइम में किसी तरह निपटा जा सकता है, लेकिन जो ये बेरोजगारी या भूखमरी बढ़ेगी और उसका जो विकृत रूप नक्सलवाद की बढ़ती हुई गतिविधियों में देखने को मिलेगा, उस पर काबू पाना बहुत मुश्किल होगा। दूसरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आप रोजगार सृजन की कोशिश करेंगे, लेकिन जो आर्थिक मंदी आई है पूरे देश में और दुनिया में, उसके चलते छोटे और जो मझोले औद्योगिक इकाइयां हैं वो लगभग बंद हो चुकी हैं, और ज़्यादातर जो सर्वे एजेंसियां हैं उनका दावा है कि व्यापक स्तर पर बड़े पैमाने पर नौकरियां जा रही हैं लोगों की, या जिनकी बचेगी उनकी तनख्वाह में 30 से 40% तक कटौती होने जा रही है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो, गैर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां हों या निजी क्षेत्र की इकाइयां हों। तो इसके मद्देनज़र जहां एक तरफ इतनी विकराल स्थिति है, आपका राज्य इतना पहले से ही पिछड़ा है आर्थिक रूप से, तो कहां से संसाधन जुटाएंगे, किस तरह से आप रोजगार सृजन की व्यवस्था करेंगे जिससे कि आपके राज्य के जो लोग हैं वो जीविका की तलाश में झारखंड से बाहर ना जाएं और अपने ही राज्य में रह के अपनी जीविका का भरण पोषण करें, अपने परिवार का और अपना। देखिए मिश्रा जी, थोड़ी सी चीज़ें थोड़ा हम लोग पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि थोड़ा सा किस तरीके से विगत दिनों में चीज़ें बढ़ी है, और जिससे लगभग पूरे देश में राज्यों को आर्थिक नुकसान किस किस तरीके से होता रहा है। ये मैं उस पर बहुत चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है, चुनौती आज हमारे सामने बहुत बड़ी है। आज देश में जीएसटी लागू होने के बाद कहा जाए कि राज्य सरकारों की रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई है। आर्थिक संसाधन जुटाने का लगभग सारी ताकत सीमित है, और आज इस वजह से हमारे जैसे राज्यों को अधिकतम निर्भरता केंद्र सरकार पर ही रहना पड़ता है। लेकिन हम लोग इस चीज़ के प्रयास में हैं। इस राज्य के लोग हमेशा से संघर्ष किया है, और यहाँ के लोग काफ़ी मेहनती भी हैं, काफ़ी संघर्षशील भी हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर अपना संघर्ष का इतिहास भी रहा है,
और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला समय में एक लंबा एक विचार के साथ एक लंबी कार्य योजना के तहत यहाँ के लोगों को हम इस राज्य के विकास में उनको एक कड़ी बनाएंगे और इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जीएसटी की आपने चर्चा की, तो क्या झारखंड को जीएसटी का जो शेयर मिलना चाहिए वह केंद्र सरकार से झारखंड सरकार को मिल चुका है कि अभी वो भी लंबित है केंद्र में? नहीं, देखिए, आज जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का मूवमेंट है, आज हमारे पास आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जिसको कहते हैं वो स्थिति है। और ऐसे स्थिति में इस की कहा जाए कि जो शेयरिंग है, आज शेयरिंग की स्थिति, अब तो आने वाला समय किस तरीके से शेयर मिलेगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज इस कोरोना को लेकर के आपको पता है वैसे भी देश की अर्थव्यवस्था हिली हुई है, कोई टैक्स कलेक्शन या कहीं भी कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसे स्थिति में हम लोग को क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी तो हमारे जो भारत सरकार ने जो पैकेज के रूप में घोषणाएं की है उन्हीं पर अभी निर्भरता चल रही है। लेकिन अभी के समय में हमारे रिसोर्स चारों तरफ से बंद हैं। हम लोग अधिक से अधिक प्रयास में हैं कि सरकार हम कोई पैकेज की डिमांड हमने भारत सरकार से नहीं किया है। हमने पूरे राज्य की वास्तविक स्थिति से भारत सरकार को अवगत कराया है, यहाँ के वर्तमान स्थिति को लेकर, और इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसे पिछड़े राज्यों के प्रति उनकी संवेदनाएं दिखेंगी, ऐसा मैं मानता हूं। और उनको चूँकि ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि आदिवासी, दलित, किसान, मजदूरों की हालत हमारे देश में क्या है। और आज इनको लेकर के काफ़ी चर्चाएं तो हम करते हैं। अब देखा जाए कि इस चुनौती की घड़ी में इन लोगों को कैसे बचाया जाए। ये तालाबंदी को लेके भी आपकी एक अलग राय है, अलग सोच है, और आपने कई मौक़ों पर इस बात को कहा है कि तालाबंदी के मामले में दोहरा मानदंड अपनाया जा रहा है। कुछ राज्यों को तालाबंदी का उल्लंघन करते हुए अपने अपने मजदूरों को, अपने छात्रों को अलग अलग राज्यों से लाने की इजाज़त मिल रही है, और कुछ राज्यों को मना किया जा रहा है कि वे अपने मजदूरों को, अपने छात्रों को अपने गृह राज्य में न लाएं। तो इसको लेके आपका क्या कहना है? आप किस तरह की व्यवस्था आप चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि तालाबंदी पूर्ण रूप से लागू हो और किसी राज्य को यह इजाज़त न मिले कि वो तालाबंदी के दौरान एक जगह से दूसरे जगह अपने राज्य के छात्रों को या मजदूरों को लेकर जाए और आए? मिश्रा जी, आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप लोगों ने तो देखा ये पूरा घटनाक्रम, ये प्रक्रिया, इनकी खबर आप लोगों ने भी दिखाई, देश दुनिया ने देखा। कई राज्यों ने ऐसे काम किए, गुजरात ने भी किया, यूपी ने भी किया, और पता नहीं मुझे, और हम लोग तो भारत सरकार के गाइडलाइन को अक्षरशः पालन कर रहे हैं। आज का दिन होना क्या ये ऐसे चाहिए कि आज केंद्र को राज्य सरकार को मदद करना चाहिए और राज्य सरकारों को केंद्र को मदद करना चाहिए था आज के दिन में, इस संक्रमण में। अगर आज इस तरीके से होंगी तो लॉकडाउन का इस संक्रमण में जो सबसे प्रभावी कदम है उसका क्या मायने रहेगा। आज जिस तरीके से, जो मुझे पता नहीं सही है कि गलत है, शायद मैं गलत हो जाऊं, ईश्वर करे, कि उस लॉकडाउन में जो के दौरान जो कोटा से बच्चों को लाया गया है यूपी में वापस, वहाँ पर एक स्टूडेंट संक्रमित पाया गया है। आप बताइए क्या होगा। ये जो प्रक्रिया अभी अपनाई जा रही है, मुझे लगता है कि ये प्रथम लॉकडाउन के शुरुआत में ही कम से कम इस देश को 2-3 दिन की छूट मिलनी चाहिए थी, ग्रे एरिया मिलना चाहिए था, ताकि देश में सब लोग अपने अपने घरों में जाकर के पहुंच चुके होते, वहां पर अपने गंतव्य तक पहुंच जाते, और उसके बाद लॉकडाउन लगता। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से अलग अलग राज्यों को कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, कम से कम
कुछ इस तरीके के जो प्रवासी लोगों की चीज़ों से तो जूझना नहीं पड़ता। आज पूरा प्रशासन प्रवासी के लोगों पर भी धर पकड़ दौड़ा दौड़ी इधर मार पीट का काम चल रहा है। कहीं बंद करके रखो, किसी कहीं क्वारंटाइन करो, कहीं कुछ करो, और दूसरा राज्य के अंदर बढ़ रहे क्वारंटाइन के मरीजों के पर भी नज़र रखो। आज सभी तरीके से कम ये सारी चीज़ें कुछ थोड़ा मुझे लगता है कि सरकारों को राहत मिलता है अगर ये जो कदम अभी उठे ये कदम पहला लॉकडाउन से पहले उठा होता। हेमंत जी, एक और चीज देखने को हम मिल रही है। अब पीछे नहीं जाना चाहते हैं, पीछे चलिए वो तो सब ये तो समय पार हो गया। अब पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है, अब आगे देखने की आवश्यकता है। लेकिन मुझे लग रहा है जिस तरीके से अलग अलग राज्य अपने अपने व्यवहार में आ रहे हैं, और इसमें मुझे लगता है केंद्र सरकार की बातों, केंद्र सरकार को देश के सामने ये बातें रखनी चाहिए जो ये हो रही है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है। ये इस तरीके के कोई सर्कुलर है इस देश में क्या कि इस तरीके से भी चीज़ें की जानी है। हेमंत जी, आपकी बातचीत से एक चीज लग रही है कि जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, इस महामारी से लड़ने में, इस महामारी को रोकने में उनका परफॉर्मेंस बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में बेहतर है। इसकी क्या वजह आपको लग रही है? वो चाहे आपका झारखंड हो या केरल हो या छत्तीसगढ़ हो या और भी कई राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, जहाँ की कोरोना महामारी से लड़ने में बीजेपी शासित राज्यों की तुलना में बेहतर काम हो रहे हैं और बेहतर तरीके से इंटीग्रेटेड एक टीम बना के इस महामारी से लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? मिश्रा जी देखिए, मैं आज के दिन में इस महामारी के संदर्भ में किसी भी सरकार को, किसी भी चाहे बीजेपी शासित हो चाहे गैर बीजेपी शासित राज्य है, मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये संक्रमण का दौर चल रहा है मिश्रा जी, ये आज टिक्का टिप्पणी करने का और राजनीति करने का समय नहीं है। राजनीति करने का समय मिलेगा, इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए आज के दिन में। हाँ, पहली चिंता हमारी होनी चाहिए इस संक्रमण से बाहर आने का, और इसके लिए जो देश के अंदर और दुनिया के अंदर जो बातें आ रही है कि आज के दिन में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, यही इसका दवा है, यही इसका उपाय है। इसके लिए कोई दूसरा वैक्सीनेशन नहीं है। आज इस पर हम लोगों को ज़्यादा चर्चा करना चाहिए, और आज जो भी लोग आज संक्रमण से ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं, मैं उनके लिए भी चाहूँगा कि वो लोग भी उस संक्रमण से बाहर आए। हमारा जकर संक्रमण में लोग धीरे धीरे, हम ऐसा नहीं है कि मैं पूरी तरीके से कह सकता हूँ कि मैं एकदम सुरक्षित हूँ। आज संक्रमण कोई भी चेहरा लेके आ सकता है। आज इस संक्रमण को कोई अभी ये नहीं कहा जा सकता ये आज ख़त्म हो जाएगा या कल ख़त्म हो जाएगा या परसों ख़त्म हो जाएगा। ये कभी भी कोई भी रूप अख्तियार कर सकता है, क्योंकि अभी तक इस संक्रमण की पहचान ही नहीं हुई। कई जगह लोग इस पर कई तरह की चर्चाएं करते हैं, कोई ऐसा है तो ये है तो वो है। हाँ, ये बात ज़रूर है, कई ऐसे देश हैं जिन लोगों ने इस संक्रमण को भांपते हुए अपने सुरक्षा के कदम उठाए हैं। जब लोगों ने इस महामारी का नाम तक नहीं रखा, उस समय लोग हाई अलर्ट पे चले गए। हम लोग तो महामारी लगभग देश के कई कोनों में फैल चुका था, तब हमारी नींद खुली है। और आज हम लोग इतने बड़े जनसंख्या वाला देश में आज हम लोग, ठीक है हमारी मृत्यु दर कम है, तो हमारी जांच की प्रक्रिया भी उसी रफ्तार पर है। हम लोग भी जांच को अगर हम देखें इतने बड़े देश की जनसंख्या में, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत बेहतर है। ठीक है, एक संतोष हम लोग अलग अलग आकलन से करते हैं कि आज 24 राज्यों के, आज देश के 36 जिलों में नहीं आया तो 20 जिले में आए। अरे ये मिश्रा जी, ये संक्रमण आज इसमें बहुत ज़्यादा ये होने की हमें आवश्यकता नहीं है। इसमें सतर्कता की आवश्यकता है, गंभीरता की आवश्यकता है, और ये कब किस तरीके से सामने आके आ जाएगा ये हम अभी कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। इसलिए लॉकडाउन का विषय पर और आज इस संक्रमण से
लड़ने के लिए राज्य को, देश को एकजुट रहना चाहिए और एक साथ आगे बढ़ना होगा। हेमंत जी, एक आखिरी सवाल है और संक्रमण से थोड़ा हटके है। चुनाव के पहले आप लोग जिन मुद्दों को लेके जनता के बीच में गए थे, झारखंड में व्याप्त भ्रष्टाचार का मुद्दा था, करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी का मुद्दा था, ठेका पट्टी के बंटवारे में भाई भतीजावाद का मुद्दा था, तो क्या हम माने कि वे मुद्दे आज भी आपके लिए रेलिवेंट हैं और अगर ये महामारी समाप्त हो जाती है तो आपकी सरकार उन मुद्दों को लेके संजीदगी से जांच कराएगी? मिश्रा जी, अभी हम लोग एक ऐसे संक्रमण से घिरे हैं जो कभी हम लोगों ने नहीं देखा और कुछ जनरेशन के लिए तो यह पहला मौका है देखने का। और पहले हम लोग यहाँ से निकलें, ये तो आने वाला राजनीतिक ये में के गर्भ में क्या क्या रहेगा, क्या क्या है, ये तो कोई बता नहीं सकता अभी। लेकिन ये बात ज़रूर है कि चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं और अभी विशुद्ध रूप से मेरी प्राथमिकता है कि आज इस वैश्विक महामारी से हम लोग बाहर निकलें। हमारा राज्य, चूँकि ये राज्य, अगर ये राज्य की स्थिति को अगर आप देखें, आज रेल के क्षेत्र में देखें तो रेल को सबसे अधिक रॉयल्टी या फ़ायदा अगर मिलता है, रेवेन्यू अगर मिलता है तो झारखंड से मिलता है। आज इस राज्य के कोयले से पूरा देश जगमगाता है, खनिज से पूरा देश का लोहा बनता है। आज ये राज्य देश के विकास के लिए एक अग्रणी भूमिका में है, लेकिन मौजूदा अलग राज्य से पहले से लेकर अलग राज्य तक अभी तक में इस राज्य को दिल से चाह पाया लोग, ऐसा कभी प्रतीत हुआ नहीं। लेकिन अब हमारी पूरी गंभीरता है इस राज्य के प्रति, इस राज्य के जनमानस के प्रति। आज मैं बहुत दुखी हूँ कि आज हम लोग ऐसे संक्रमण से ग्रसित हैं या संक्रमण के जाल में फंसे हैं, जहाँ पर हमारे कोटे में हमारे छात्र छात्राएं फंसी हैं। आज विभिन्न राज्यों में हमारे मजदूर फंसे हुए हैं और कई लोगों का, कई परिवारों का जो हमारे पास उनकी जो दर्द की आवाज़ें हमारे कानों तक आती है, सही पूछे मिश्रा जी, रात में नींद नहीं आती। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हेमंत जी, चैनल से बात करने के लिए, हमारे दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। थैंक यू।